तो यार बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो रेसलिंग है ये फेक होती है, ये सब दिखावे के लिए करते हैं, कुछ चोट वोट भी नहीं लगती है। पर गेस व्हाट, ये सब असली होता है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से मूव्स जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं, जो हमारी शायद जान भी ले सकते हैं। तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि फेक होता है उनके लिए वीडियो ज़रूर है। तो सबसे पहले कूड़ा ग्रास। तो ये फिन बैलर का फिनिशिंग मूव है, जहाँ पे टॉप रोप पे चढ़ के अपने दोनों पैर जोड़ के नीचे रिब केज पे मारते हैं फिन बैलर अपने ओपोनेंट को। तो यार ये मूव बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी गलती करी एग्जीक्यूट करने में तो आपका मेरे ख्याल से रिब केज या डायफ्राम डैमेज हो सकता है, जहाँ से आपकी इंस्टेंट डेथ होना पक्की है। और कूड़ा ग्रास का जो मतलब है वो भी यही है कि एक शॉट में किसी वाउंडेड पर्सन या फिर कोई जो पहले से ही हार्म हो रखा है उस बंदे को मारना। तो गाइस इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मूव इन रेसलिंग हिस्ट्री माना जाता है, और इससे बहुत सारी डेथ्स कॉज हो सकती हैं। और अगर इसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ ना किया जाए तो मेरे ख्याल से इंस्टेंट डेथ होना पक्का। अगला मूव जो गाइस है वो है स्टाइल्स क्लैश। तो इसमें अगर ये सोच रहे हैं आप कि यार इसमें कोई भी हार्म नहीं है, क्योंकि इसमें पैर भी अच्छे से बंधे होते हैं और हाथ भी एकदम अच्छे से वेल इक्विप्ड और बंधे हुए होते हैं, तो चोट लगने का हिस्सा बचा ही क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चोट लगने का जो इसमें हिस्सा है वो होता है आपका स्कल। ये एग्जीक्यूट करते समय जो आपका ओपोनेंट होता है वो एकदम इन्वर्टेड पोजीशन में होता है आपके, और तो जब आप ये एग्जीक्यूट करते हैं तो जब आप वापस नीचे गिरते हैं, लैंडिंग कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आपके ओपोनेंट का स्कल है वो नीचे क्रैश हो जाए या कभी कभी थोड़ा स्मैश भी हो जाए। और हमने बहुत बार देखा भी है रेसलिंग हिस्ट्री में कि इस मूव से भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा इंजरीज भी हुई हैं। जैसे एक इंजरी हुई थी योशीतात्सु के, जब उनका मैच था एजे स्टाइल्स के साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग में, जहाँ पे उनके जो हेड की 2 बोन्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया था और वो क्रश हो गई थी। और एक बार थोड़ा बचते बचते रह गया था जेम्स एल्सवर्थ के साथ, जब एक मैच था उसमें वो थोड़े से बच गए थे। अगर थोड़ी सी इधर उधर होता उनका सर, तो उनका सर मेरे ख्याल से वहाँ पे डैमेज हो सकता था, और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा और डैमेज होता वहाँ पे उनकी सडन डेथ भी हो सकती है। तो गाइस जो अगला मूव है वो है पेडिग्री, और ये मूव मेरे ख्याल से बीच में बैन भी हो गया था, क्योंकि ये जो मूव को एग्जीक्यूशन करने का वे है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका जो ओपोनेंट है उसकी जान बहुत ज़्यादा रिस्क में आ सकती है। और ये मूव को करते कैसे हैं? तो इसको करते हैं कि जो आपके पैर हैं उनके बीच में अपने ओपोनेंट का सर डाल के उसके हाथ ऊपर करके एक जोर से उसका हेड नीचे मैट पे स्मैश करना होता है। तो ये मूव में ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो होती हैं आपके स्कल वाले पार्ट में, क्योंकि बहुत लोगों के जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैट पे हिट करता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि आँख वाँख में भी लग जाता है नीचे का मैट। और एक बार का ये भी सीन हुआ था कि जो एक बंदे ने पेडिग्री लगाया तो दूसरे बंदे के जो स्कल है वो इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, उसको इतना ज़्यादा कॉन्कशन हुआ कि उसकी वहीं पे इंस्टेंट डेथ हो गई। तो इस मूव को भी बहुत ज़्यादा केयरफुली एग्जीक्यूट करते हैं WWE के जितने भी रेसलर्स हैं, जो भी ये मूव्स करते हैं, और इसीलिए ये मूव मैंने इस लिस्ट में अभी रखा है। तो यार जो अगला मूव जो मैंने रखा है उसे आप कुछ भी कह सकते हो, या आप उसे मून सॉल्ट कह सकते हो या 450 स्प्लैश कह सकते हो, जो आपका मन करे आप उसे वो कह सकते हो। उसे बहुत लोग शूटिंग स्टार प्रेस भी बोलते हैं। पर इस जितने भी मून सॉल्ट वगैरह होते हैं, इसमें बस जो एक डिफरेंस है वो ये आता है कि जो कूदते हैं वो थोड़े अलग तरीके से कूदते हैं, अपने हवा में बॉडी को रोटेट करके कूदते हैं। और वो आप रोटेट कैसे कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इसमें जो बॉच होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉच होते हैं इसमें, और मेरे ख्याल से कुछ बॉचेस ऐसे भी हैं जिन पे करियर एंड ही हो गया। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, एक बार ब्रॉक लेसनर कूदे थे एक शूटिंग स्टार प्रेस मारने कर्ट एंगल का, और उनके सर पे मैट लग गया था क्योंकि कर्ट एंगल उनसे बहुत दूर थे। तो इसका एक जो कॉन है वो ये है कि आपको डिस्टेंस का पता नहीं चलता, क्योंकि आप हवा में अपना सर घुमा रहे होते हो, कुछ पता नहीं चलता कि अपोनेंट है कहाँ। तो आपको डिस्टेंस बहुत कंसंट्रेट करके मेजर करना होता है कि कितने दूर आपका अपोनेंट है, और उस तरह से मुझे अपनी बैक फ्लिप या भी जो भी आप मार रहे हो हाई फ्लिप वो आपको मारनी है। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बंदा एक बहुत अच्छे से 450 स्प्लैश मार रहा था, पर उसे ये नहीं दिखा कि वो दूसरे बंदे के नीज पे जा रहा है, जिससे वो एकदम से नॉकआउट हो गया और उसके बहुत तेज़ खून निकला। फिर उसको लेके गए थे हॉस्पिटल और वहाँ पे उसका करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे हो गई उनकी डेथ। तो WWE में पास डेकेड में बहुत सारे ऐसे इंजरी हुई है इसकी वजह से, तो ये मूव इसलिए मैंने इस लिस्ट में अभी रखा है। जो अगला मूव मैंने रखा है वो मैंने रखा है 619, और मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि ये मूव में कुछ करने का है ही नहीं, सीधा आपको अपने ओपोनेंट को रिंग्स के बीच में गिराना और फिर भागते हुए आके एक स्विंगिंग दोनों पैरों से एक स्विंग करके उसके मुँह पे मारना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्म नहीं है, पर हार्म उससे पहले है जब आप उसे धकेल रहे हो रोप्स के बीच में, तब भी आप समझोगे कि उसमें भी कोई हार्म नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप ही बंदा चले ही जाता है। पर एक बार ऐसा हुआ था
एक मैक्सिकन रेसलर के साथ रे मिस्टीरियो की एक फ़ाइट थी और उसमें एक और भी रेसलर था, मेरे ख्याल से सुसाइड था वो, और रे मिस्टीरियो फिर से एग्जीक्यूट करने ही वाले होते हैं, पर जैसे ही वो उनको वहाँ पे रिंग्स रोप्स के बीच में धकेलते हैं तो मूव के अकॉर्डिंग जब वो अपने पैर स्विंग करके अपने अपोनेंट के मारते हैं तो वो अपोनेंट पीछे गिर जाता है। पर इस सिचुएशन में जब रे मिस्टीरियो 619 मारने आते हैं तो वो मारते हैं, पर अपोनेंट जो होते हैं उनके वो पीछे नहीं गिरते और वो रिंग्स के साथ ही चिपके हुए रहते हैं। तो फिर मेडिक्स की पूरी टीम आती है, रे मिस्टीरियो भी चेक करते हैं कि उसे क्या हुआ है और फिर ये पता चलता है कि उनका जो गला है वो चोक हो गया था, और जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये मूव भी बहुत ज़्यादा रिस्की है इस वजह से, क्योंकि जब आप ऐसे जाते हैं रोप्स की तरफ तो वो रोप्स भी बहुत स्टिफ होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं वो रोप्स भी, इसीलिए जो आप देखा होगा जब भी कोई आयरिश व्हिप करके भाग रहे होते हैं रोप्स के बीच में तो रोप्स ऐसे गिरती नहीं है एकदम से, तो इसीलिए वो रोप्स भी बहुत स्टिफ होती हैं और एकदम से वो गला आपका चोक कर सकती हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा ही अपने आप को खुला सा छोड़ दिया हो। तो जो फाइनल मूव है वो है पाइल ड्राइवर, या जिसको आप टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर भी कह सकते हो। उसको भी मारने के दो तरीके होते हैं, एक तो टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर जो अंडरटेकर वाला होता है और एक सिंपल पाइल ड्राइवर जो अभी आप देख रहे हो, और अगर आप नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब मुझे वो नहीं मिली होगी, तो देख लेना खुद जाके अगर नहीं मिली होगी। सब अब नहीं मिलता, कभी कभी समझते नहीं हो तुम। तो यार जो इस मूव की बात है वो है कि जब भी आप ये मूव एग्जीक्यूट करते हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और कंसंट्रेशन से एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस मूव में थोड़ी सी भी गलती हुई तो जो आपके अपोनेंट का स्कल है वो एकदम जाके नीचे मैट पे लगेगा और वो वहाँ से क्रश भी हो सकता है या फिर एकदम से स्मैश हो सकता है, जिससे उनकी सडन डेथ हो सकती है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि रेसलर जो भी एग्जीक्यूट करता है पाइल ड्राइवर या टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर, उसकी सडन डेथ हो जाती है उसके अपोनेंट की। तो इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको करना चाहिए एग्जीक्यूट, और अगर थोड़ा सा भी आपने चूक गए इसमें एग्जीक्यूट करने में तो आपके अपोनेंट की वहाँ पे लाइफ रिस्क पे आ जाती है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे मूव्स जो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने चाहिए। बहुत लोग ये मजाक में लेते हैं कि WWE वाले लिखते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम, और यहाँ तक अगर ये वीडियो देख लिया है तो यार करना जो चाहिए वो करो, जो कि है लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को।